नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले अध्याय 4 की, और इसका शीर्षक है वर्तनी विचार। तो चलिए शुरू करते हैं समझना स्पेलिंग्स को। आप तो जानते ही हैं कि जब भी हम प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो स्पेलिंग्स हैं, जो वर्तनी है, वो एकदम शुद्ध हो, यानी हमने एकदम ठीक ठीक लिखा हो। नहीं तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें हम अध्याय में जानेंगे कि जैसे मान लीजिए हम जब की लिखते हैं तो कई बार हम क में छोटी की मात्रा लगाते हैं, कई बार हम क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं। तो दोनों कब कब लगाई जाए, क्या फ़र्क है? आपने कई बार देखा होगा कि हम जब परसर्ग का प्रयोग करते हैं, परसर्ग मतलब जैसे के, लिए, ऐसे शब्द, तो अगर मैंने यहाँ पे राम लिखा तो राम अलग लिखता हूँ, के अलग लिखता हूँ। लेकिन जब मैं उसके लिखूँगा तो उसके साथ ही के लगा दूंगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें, कौन कौन से नियम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे आज, तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि वर्तनी विचार क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो एक विद्यार्थी को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं पहले पैराग्राफ की। इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है भाषा के दो रूप हैं, एक है उच्चरित और एक है लिखित। देखिए, पहला अध्याय जो है वो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम एक क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी वीडियो को छोड़ देना जो है वो ठीक नहीं है। तो जो पहला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या होती है। तो मैंने ये बताया था कि भाषा वह है जिसमें हम भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। अब इसके दो रूप हैं, एक वो जो मैं अभी बोल रहा हूँ जैसे आपके सामने, तो हिंदी भाषा में आपको इस समय बोल कर बता रहा हूँ, है ना, हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, आप इसे सुन रहे हैं। और एक रूप होता है लिखित वाला। लिखित मतलब क्या हो गया, जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हमने ये पढ़ा था कि जो हम बोलते हैं वह भाषा है, और जब उसी को हम लिखते हैं, हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि को यदि हम लिखना चाहें तो जिन संकेतों के माध्यम से हम उसको लिखते हैं वो लिपि का भाग है, यानी वह लिपि है जिसमें हम लिखते हैं। तो बोली गई भाषा कहलाती है और लिखी हुई लिपि कहलाती है। तो जो बोली गई है वह उच्चरित है और जो लिखी गई है वह लिखित है। तो उच्चरित भाषा का मूल रूप है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसा लिखा है कि सबसे पहले बोलने से ही शुरुआत होती है ना। लिखना तो बहुत बाद में आया, बाद में लिखा जाने लगा, अगर हम इतिहास पढ़े तो समझ आता है। जबकि लिखित जो है वो कैसा रूप है? आश्रित रूप है। तो मूल रूप क्या है? उच्चरित भाषा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात ध्यान रखिएगा कि हम बोलकर अपने मन के विचार प्रकट तो कर सकते हैं, लेकिन ये क्षणिक होते हैं। भाई, किसी ने आपसे आज कोई बात कही और फिर आगे 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद में वही बात आपको अगर किसी को बतानी हो तो एज इट इज़ नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल हल्का सा शब्दों का हो जाएगा, और बोला हुआ जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। कोई आपको कोई बात बोले और कल को अपनी बात से पलट भी सकता है, नहीं मैंने तो नहीं कहा था, इस तरह से। लेकिन जो लिखा हुआ है वो प्रामाणिक होता है। लिखकर प्रकट किए गए विचार स्थायी बन जाते हैं, स्थायित्व ले लेते हैं वो। तो लिखित रूप स्थायी और व्यापक बना रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है कि लेखन व्यवस्था। अब लेखन व्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे लिपि के चिन्ह हो गए, क, ख, ग, घ वर्ण, इन सब के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। उनका संयोजन हो गया कि किस तरह से उन वर्णों का मिलाप होगा। स्वर से कब स्वर मिलेंगे तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा, संधि में हमने पढ़ा था। स्वर से व्यंजन मिलेंगे तो क्या होगा, व्यंजन से स्वर मिलेंगे तो क्या होगा, व्यंजन से व्यंजन मिलेंगे तो क्या होगा, आदि सब चीज़ें हमने संधि में पढ़ी थी बहुत अच्छे से। शब्दों की वर्तनी यानी स्पेलिंग्स की बात होगी, फिर विराम चिन्ह समझेंगे। ये सभी चीज़ें आधे लंबे समय तक एक रूप में रहें, बदले नहीं, इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब समझिए आगे लिखा है कि हिंदी गद्य के विकास के साथ जब गद्य का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए होने लगा तो लेखकों संपादकों ने स्थानीय परंपरा के अनुसार शब्दों की वर्तनी को अपनाया, जिससे वर्तनी में एक रूपता आई। अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे जब ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगा, है ना। भाई, आज अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए आपको जो इतना ज्ञान है वह कैसे है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई आपने किताबें पढ़ी हैं, है ना, मैगजीन्स पढ़ी है, अखबार देखा है, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ किसी न किसी भाषा में तो है ही जो लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें एकरूपता लाने के लिए जब हम ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे तो ये बहुत ज़रूरी हो गया इसमें एकरूपता लाने के लिए कि जो वर्तनी है उसमें शुद्धि हम लेकर के आए। तो बस वर्तनी में भी क्या हो गई, फिर एकरूपता हो गई।
और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद है, उसने क्या किया, वर्तनी की एकरूपता को बनाए रखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। अब ध्यान से समझना वो नियम जो है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अनुनासिक या अनुस्वार, फिर लिखा है र व्यंजन का मात्रा रूप, और फिर लिखा है संयुक्त व्यंजन और व्यंजन द्वित्व। ये अन्य नियम कुछ इस प्रकार से बताए गए। ठीक है, अभी अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं ये तो हमने पहले अध्याय में ही पढ़ा था, है ना, बहुत अच्छे से समझा था, जाना था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, परस्पर चिन्ह। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला बिंदु लिखा है संज्ञा शब्दों में परसर्ग अलग से लिखा जाता है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ स्क्रीन पे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पे संज्ञा शब्द, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था राम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यह आम किसको देना है तो आप कहेंगे राम को देना है। तो ये जो राम के साथ में मैंने को लिखा, ये को जो है परसर्ग है और उसको हमने संज्ञा के साथ में जो है नहीं लिखा, संज्ञा से अलग लिखा, राम को। या अगर मुझे लिखना हो जैसे यह आम किसके लिए है तो आप कहेंगे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है राम के लिए। तो आप देख रहे हैं राम के लिए जैसे ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे के भी अलग है और लिए भी अलग लिखा है। लेकिन ऐसा सर्वनाम के साथ नहीं होता, ये संज्ञा के साथ तो हो जाता है। अब सर्वनाम के साथ क्या नहीं होता इसको भी समझिए। जैसे सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग मिलाकर लिखा जाता है, जैसे उसमें, उसको, उस पर आदि। किंतु यदि सर्वनाम के साथ दो परसर्ग अगर आ जाएं, जैसे राम के लिए में दो परसर्ग थे के और लिए, तो अगर ऐसे ही सर्वनाम के साथ आ जाएं तो पहले वाले को जोड़ के लिखेंगे और दूसरे वाले को अलग। जैसे उसके लिए, उसमें से, इनके द्वारा, इस तरह से। अब आगे देखिए क्या लिखा है, सर्वनाम और परसर्ग के बीच यदि निपात आ जाए, जैसे ही, तक आदि आ जाए तो परसर्ग अलग लिखा जाता है। जैसे आप ही के द्वारा उस तक को, इस तरह से। तो अब आप समझ गए कि परसर्ग को कैसे अलग लिखा जाए, कब किन परिस्थितियों में साथ में लिखा जाए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो चीज़ें अभी हमने देखी ये परस्पर चिन्हों के लिए थी। इसके बाद कुछ क्रिया संबंधित यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। जैसे दो लिखी है, पहला लिखा है संयुक्त क्रियाओं को सदैव अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे जा रहा है, पढ़ चुके हैं, रोता चला जा रहा था, इस तरह से। अब ये संयुक्त क्रियाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया सदैव धातु में जोड़कर लिखी जाएगी। पूर्वकालिक से मतलब समझते हैं ऐसी क्रियाएं जिनको पढ़ने के बाद, उपयोग करने के बाद ये समझ में आए कि ये घटना जो है पहले हो गई है, यानी भविष्य की नहीं है, भूतकाल की है, इतिहास की बात हो रही है। जैसे पढ़कर, सोकर, हंसकर, इस तरह से। इसके बाद में लिखा हुआ है योजक का प्रयोग। अब इसको भी समझ लीजिए कि योजक का प्रयोग क्या होता है। देखिए सबसे पहले लिखा है कि सामासिक शब्दों को द्वंद्व को छोड़कर, द्वंद्व समास क्या होता है आपको पता है ना, दोनों की महत्ता होती है। जैसे माता पिता, माता का भी उतना ही महत्व है, पिता का भी। अभी के लिए इतना समझिए, बाकी हम ये सब तो पढ़ेंगे ही, समास वगैरह। तो एक बिना योजक का प्रयोग किए लिखना चाहिए, किंतु तत्पुरुष समास में यदि अर्थ भ्रम की संभावना हो तो वहाँ योजक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे भूतत्व आदि, इस तरह से। दूसरा बिंदु समझिए, सा, जैसा आदि से पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे उससा, आप जैसे। अब यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, ये जो डैश आप देख रहे हैं, ठीक। आगे लिखा है जहाँ यह मूल शब्द के तत्व के रूप में हो वहाँ इसका ई रूप में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे स्थायी, अब यहाँ पे हमने ई नहीं लगाया क्योंकि यह लगा हुआ है मूल शब्द में। अव्ययी भाव, दायित्व, किंतु जहाँ यह श्रुतिमूलक हो, ठीक है, श्रुतिमूलक मतलब मूल शब्द ना हो, मूल तत्व ना हो, तो वहाँ पे ई ए के रूप में बदल जाएगा। जैसे गए, नए, नई, जाएगा आदि, इस तरह से। स्पष्ट है? मुझे उम्मीद है कि बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। इसके बाद में आगे की बात की गई है आगत वर्ण को लेकर के। अभी आगत वर्ण क्या है इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अ ध्वनि है उन शब्दों में अर्धचंद्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये है डॉक्टर, ये ऑल है, ऑ है ना, डॉक्टर, कॉलेज, इस तरह से। फिर
अरबी फारसी के शब्दों के नीचे नुक्ते का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। जैसे खाना यानी अलमारी का, है ना, और खाना यानी भोजन। तो खाना भोजन और खाना यानी अलमारी का खाना, इस तरह से। फन यानी कला और फन यानी सांप का। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, देखिए ये जो है ये मैंने फन लिखा है, फन। जब इसमें नुक्ता लगा दूंगा तो अब आप इसे फ नहीं पढ़ेंगे, अब आप इसे फ पढ़ेंगे, फन, इस तरह से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, सरल सी बात थी इसलिए। आगे लिखा है कुछ तत्सम शब्दों के अंत में विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, उन्हें अवश्य करना चाहिए। तत्सम मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भाषा से दूसरी भाषा में जैसे थे वैसे ही ले लिए गए, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, इस तरह से। जैसे प्रातः, संभवतः, वस्तुतः, किंतु, अतः, अतएव न लिखकर अतएव ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो विसर्ग का प्रयोग भी हमने देख लिया। फिर दो बातें और हैं। एक बात लिखिए कि समानार्थक श्री और जी को सदैव अलग ही लिखना चाहिए। जैसे श्री रामलाल, महात्मा जी, श्री मोहनलाल नेहरू जी, इस तरह से। फिर आगे लिखा है शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए पूर्ण विराम के लिए, इसका प्रयोग होता है, इसे शिरोरेखा कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे लिखा है संयुक्त वर्ण। क्या लिखा है? संयुक्त वर्ण। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिए। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई है उनका संयुक्त रूप से खड़ी पाई को हटाकर इस प्रकार बनाना चाहिए। जैसे व्याकरण, कुम्हार, अध्याय, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखा है क और फ के संयुक्ताक्षर चक्कर, रक्त, गिरफ्तार इसी तरह बनाने चाहिए। जैसे चक्कर, गिरफ्तार, इस तरह ऐसा नहीं लिखना चाहिए। फिर है ट, ठ, ड, ढ, द, ह को संयुक्त करते समय जैसे आपने यहाँ पे अभी देखा, मैंने अंडरलाइन किया कि हमें हलंत लगाना चाहिए। जैसे ब्रह्मा, विद्यालय, लट्टू, बुढ़ा, लट्टू, बुढ़ा, इस तरह से नहीं, यानी ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, हलंत लगाना ज़रूरी है। फिर आगे लिखा है कि आधा र लिखा है, इसको निम्न तरह से संयुक्त करना चाहिए। जैसे प र प्रकाश, रम कर्म, टर राष्ट्र, श र श्र, इसे इसी तरह लिखना चाहिए, श्न इसकी तरह नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ विभक्ति चिन्हों के बारे में बताया गया है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हिंदी में संज्ञा शब्दों के विभक्ति चिन्ह अलग रखने चाहिए। जैसे सीता ने हनुमान को बाजार से मोहन के लिए चांदी की, घर में, पेड़ पर आदि। सर्वनाम शब्दों के विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखने चाहिए। जैसे उसमें, उसको, उससे, उसका, उसने, उस पर आदि, इस तरह से। फिर है यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हैं तो पहले को मिलाकर तथा दूसरे को अलग लिखना चाहिए। जैसे उसके लिए, उनके द्वारा, इनमें से, इस तरह से। आगे लिखा है यदि सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही, तक, भी, तो, मात्र, भर आदि निपात हो तो विभक्ति को सर्वनाम से अलग लिखना चाहिए। तथा यथा उस तक ही, मुझ तक, मेरे ही लिए, मुझ पर, ऐसे। ठीक है, सरल सरल बातें हैं, समझाने जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए मैंने एक क्रम में पढ़ दिया आपके सामने। अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे मुझे रुककर समझाना होता तो आप जानते हैं मैं ज़रूर समझाता, इसलिए मैंने सरलता से पढ़ दिया क्योंकि एकदम सरल बातें लिखी हैं। फिर है आ की अशुद्धियाँ। अब देखिए, मैं पहले अशुद्ध शब्द पढ़ूंगा, इसके बाद शुद्ध शब्द पढ़ूंगा। जब मैं अशुद्ध पढ़ूंगा तो बाकायदा मेरे उच्चारण में ये बात झलक जाएगी कि इसमें क्या अशुद्धि है। जब शुद्ध पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसे तो इसी तरह से बोला जाना चाहिए। तो आप एक झटके में समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। लेकिन अपेक्षित आपसे ये है कि वीडियो है ये, है ना, ऑडियो नहीं है, तो आप स्क्रीन पर ज़रूर देखें ताकि सही वर्तनी आप पहचान पाएँ। अब देखिए क्या लिखा है, आधीन, ये अशुद्ध है, तो फिर शुद्ध क्या है, अधीन, इस तरह से। इसके बाद में हस्ताक्षेप, ऐसा थोड़ी होता है, हम किसी को हस्ताक्षेप ऐसा नहीं कहते कि भाई इसमें आप कोई हस्ताक्षेप मत करना, ऐसा नहीं है। सही शब्द क्या है, हस्तक्षेप मत कीजिएगा, ये वाला। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। बारात नहीं होती, बारात होती है। आपना कुछ नहीं होता, अपना सब कुछ होता है। आहार नहीं होता, आहार होता है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। चंडाल नहीं होता,
चांडाल होता है, आराधना नहीं होता, आराधना होता है। अगर हम छोटी ई और बड़ी ई की अशुद्धियाँ देखें तो पति ऐसा नहीं कहते, पति ऐसा कहते हैं। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। प्राप्ति ऐसा नहीं होता, प्राप्ति होता है। हानि नहीं होता, हानि होता है। हानि, इसमें मेरी हानि है, ये हानि है, ऐसा नहीं होता। कवि नहीं होता, कवि होता है। नीति नहीं होता, नीति होता है। भक्ति ऐसा नहीं होता, भक्ति, ये सही है। समाधि, समाधि। मति नहीं होता, मति होता है, मति। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सही है। अग्नि, अग्नि। मुनि, मुनि गलत है, मुनि सही है। कीमत, कीमत नहीं होता, कीमत होता है। उपाधि ऐसा नहीं होता, उपाधि होता है। ऋषि नहीं होता, ऋषि होता है। अगर ऊ और बड़े ऊ की अशुद्धियों की बात करें तो जैसे आयु, ये तो अशुद्धि है, आयु ऐसा होता है। केतु नहीं होता, केतु होता है। बहुत कुछ नहीं होता, बहुत होता है। शून्य, शून्य। लघु, आप जानते हैं लघु हम ऐसा थोड़ी कहते हैं, लघु हम कहते हैं लघु। दूध, दूध नहीं होता, दूध होता है। परंतु, परंतु नहीं होता, परंतु होता है। पूज्य, पूज्य थोड़ी होता है। क्या सही शुद्ध वर्तनी होगी? पूज्य, बोलिए मेरे साथ, पूज्य। गुरु नहीं बोलेंगे, गुरु नहीं बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, गुरु। प्रभु, प्रभु नहीं, प्रभु। पूजा नहीं होता, पूजा होता है। रज्जु नहीं होता, रज्जु होता है, मेरु रज्जु, इस तरह से। फिर री और र की अशुद्धियाँ, जैसे अमृत ऐसा नहीं होता, अमृत नहीं होता, अमृत होता है। दृश्य नहीं होता, दृश्य होता है। फिर पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी होता है। ऋतु नहीं होता, ऋतु होता है। किशन नहीं होता, कृष्ण होता है। ब्रज नहीं होता, ब्रज होता है। श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार होता है। ऋण नहीं होता, ऋण होता है। ऋषि नहीं होता, ऋषि होता है। स्पष्ट है, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में जो अशुद्धि है वो ए और आई की अशुद्धियाँ हैं, जैसे भाषा ये नहीं होता, भाषाएं होता है। नयन नहीं होता, नयन होता है। वैश्य नहीं होता, वेश्या होता है। एक नहीं होता, एक होता है। ऐक्य नहीं होता, ऐक्य होता है। शहर नहीं होता, शहर होता है। दैनिक नहीं होता, दैनिक होता है। सेना नहीं होता, सेना होती है। पेना नहीं होता, पैना होता है। फिर अणा और न की अशुद्धियाँ हैं, इसको भी समझिए। जैसे तरुण लिखते हैं कुछ लोग, अब ये तरुण गलत शब्द है। आप जानते हैं कि यहाँ पे न नहीं अणा आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तरुण। पुण्य, पुण्य। दर्पण, दर्पण। अर्पण, अर्पण। प्रणाम, प्रणाम। कारण, कारण। वीणा, वीणा। चरण, चरण। जागरण, जागरण। ऐसे, इस तरह से। फिर है ब और व की अशुद्धियाँ, जैसे बसंत। तो इसे सही जब हम कहेंगे तो बसंत नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे वसंत। संवत नहीं होता, संवत होता है। वाणी नहीं होता, वाणी होती है। बधु नहीं, वधु है। वन नहीं, वन है। वर्ष नहीं, वर्ष है। विचार नहीं, विचार है। वासुदेव नहीं, वासुदेव है। व्रत नहीं, व्रत होता है। अब देखिए श, श और स की अशुद्धियाँ। निष्फल, निष्फल ऐसा होता है। मनुष्य नहीं होता, मनुष्य होता है। शर्मा नहीं होता, शर्मा होता है। प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। नष्ट नहीं होता, नष्ट होता है। भाषण नहीं होता, भाषण होता है। प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है। उषा होता नहीं होता, उषा होता है। शोभा नहीं होता, शोभा होता है। स्थान नहीं होता, स्थान होता है। शहर नहीं, शहर है। नाश नहीं, नाश। भविष्य, भविष्य। विशेष, विशेष। वर्ष नहीं, वर्ष। ऐसा
स्पष्ट है। इसके बाद में है ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियां, जैसे सौभाग्य, इसको इस तरह से लिखेंगे सौभाग्य। विज्ञान ऐसे नहीं इस तरह लिखा जाएगा, ज्ञेय इस तरह लिखा जाना चाहिए और विज्ञ को ऐसे लिखते हैं। प्रतिज्ञा ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। यज्ञ ऐसे नहीं लिखा जाता, इस तरह लिखा जाता है। योग्य को हम ये वाला लिखेंगे। आज्ञा ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। संज्ञा ऐसे नहीं लिखी जाती, ऐसे लिखी जाती है। व्यंग्य नहीं होता, वो व्यंग्य होता है। आरोग्य इस तरह लिखा जाता है और ज्ञान को इस तरह लिखते हैं। ठीक है। फिर है छ और क्ष की अशुद्धियां। अब देखिए, छत्री नहीं होता, क्षत्रिय होता है। लक्ष्मी नहीं होता, लक्ष्मी होता है। क्षुधा नहीं होता, क्षुधा होता है। रक्षा नहीं होता, रक्षा होता है। अच्छ नहीं होता, अक्ष होता है। क्षिण नहीं होता, क्षण होता है। कछा नहीं होता, कक्षा होता है। लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है। क्षमता नहीं होता, क्षमता होता है। इस तरह से। फिर है र के प्रयोग में अशुद्धियाँ, इस पर भी ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे लिखा है परमात्मा, इसे कहते हैं परमात्मा। प्रकट नहीं होता, प्रकट होता है। राष्ट्र नहीं होता, राष्ट्र होता है। धर्म ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं धर्म। दर्शन को दर्शन, अर्थ को अर्थ, नरक को नरक, पवित्र को पवित्र, वर्थ को व्रत, रुद्र को रुद्र, निर्मल को निर्मल, परंतु को परंतु, इस तरह लिखा जाता है। अब अनुनासिक और अनुस्वार की कुछ अशुद्धियों की बात की गई है, ध्यान से समझिएगा। जैसे दांत ऐसे नहीं लिखते, दांत ऐसे लिखते हैं। गंवार नहीं होता, गंवार होता है। पांच नहीं होता, पाँच होता है। हंसना नहीं होता, हंसना होता है। मांग नहीं होता, माँ होता है। आंसू नहीं होता, आंसू होता है। चांद नहीं होता, चांद होता है। तंग नहीं होता, तंग होता है। कांच नहीं होता, कांच होता है। विसर्ग की अशुद्धियों की बात करें, जैसे दुख को इस तरह लिखा जाता है बीच में विसर्ग लगा के। प्रातः में ह ऐसे नहीं आएगा, इसे इस तरह से लिखा जाएगा प्रातः। अतः एव नहीं होता, अतएव होगा। प्रायः को हम ऐसे लिखेंगे। अंताकरण नहीं होता, अंतःकरण होता है। निसंतान नहीं होता, निसंतान होता है, ऐसे। अब अल्प्राण महाप्राण संबंधी अशुद्धियों की बात करें, जैसे मक्खन ऐसे लिखा जाता है, धोखा नहीं धोखा। झूठन नहीं झूठन। भूख नहीं भूख। पृष्ठ नहीं पृष्ठ। चिट्ठी नहीं चिट्ठी। भरत नहीं होता, भरत होता है। ठाट नहीं होता, ठाठ होता है। ज्येष्ठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है। फिर ड ढ और ड़ ढ की अशुद्धियाँ, जैसे क्रीड़ा नहीं होता, क्रीड़ा होता है। पढ़ता नहीं, पढ़ता होता है। बूढ़ा नहीं, बूढ़ा होता है। बूढ़ा नहीं, बूढ़ा होता है। ढेर नहीं, ढेर होता है। पेड़ नहीं, पेड़ होता है। मेढक नहीं, मेंढक होता है। झाड़ू नहीं होता, झाड़ू होता है। सोडा नहीं होता, सोडा होता। रेडियो नहीं होता, रेडियो होता है। इस तरह से। फिर र और ड की अशुद्धियों पे बात करें, जैसे छोकड़ी नहीं होता, छोकरी होता। घबराना नहीं होता, घबराना होता। टोकड़ी नहीं, टोकरी होता है। कुछ वचन संबंधित अशुद्धियाँ भी होती हैं, जैसे रोटियाँ इस तरह लिखा जाता है। धोतियाँ ऐसे लिखते हैं। दवाइयाँ ऐसे लिखते हैं। नदियाँ इस तरह लिखा जाए। डाकुओं को ऐसे लिखेंगे। बाबुओं को ऐसा लिखेंगे, बाबुओं को, इस तरह से। कुछ अशुद्धियाँ उच्चारण के कारण होती हैं, जैसे स्नेह नहीं होता, स्नेह होता है। कृपया नहीं होता, कृपया होता है। स्नान नहीं होता, स्नान होता है। रखा नहीं होता, रखा होता है। दूंद नहीं होता, द्वंद्व होता है। राजेंद्र नहीं होता, राजेंद्र होता है। शमशान नहीं होता, श्मशान होता है। जनता नहीं होता, जनता होता है। त्यार नहीं होता, तैयार होता है। चिन्ह नहीं, चिन्ह होता है। सफल नहीं होता, सफल होता है। द्रौपदी नहीं होता, द्रौपदी होता है। एकता, एकता। राक्षस, राक्षस। मिठाई, मिठाई, ऐसे। दोबारा प्रत्यय लगाने की अशुद्धियाँ, जैसे
पूज्यनीय नहीं होता, पूज्य होता है। ऐक्यता नहीं होता, ऐक्य होता है। सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है। मान्यनीय नहीं होता, मान्य है। माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है। आरोग्य नहीं होता, आरोग्य होता है। पंचमाक्षर संबंधी कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे इसको पंखा कहते हैं, ऐसा नहीं है, ये पंखा है, यहाँ पे अंग वाला खा आएगा, अंग वाली बिंदी है। कंठ नहीं होता, कंठ है। घंटा नहीं होता, घंटा होता है। संवाद ऐसे लिखते हैं, पंकज ऐसे, दंडित इस तरह से, पंख ऐसे लिखाएगा, संचार ऐसे लिखेगा और अंजन ऐसे लिखाएगा। कुछ सामान्य सी अशुद्धियाँ, जैसे कि इंसान ऐसा लिखा जाना चाहिए, उपाधि ऐसा लिखा जाना चाहिए, इंकार ऐसा होना चाहिए, वांग्मय ऐसे लिखा जाना चाहिए, अद्भुत ऐसे लिखा जाना चाहिए, मतबल नहीं होता, मतलब होता है, पत्नी ऐसे लिखा जाना चाहिए, गृहस्थ नहीं, गृहस्थ होता है, प्रेयसी नहीं होता, प्रेयसी होता है, अज्ञान ऐसे लिखा जाता है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल होता है, और सामग्री नहीं होता, सामग्री होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक बात समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर हमारी जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ, अगली नई जानकारी में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।